हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो डीम्ड डिविडेंड को लेकर के है। सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई डीम्ड डिविडेंड के बारे में बात करता है। डीम्ड डिविडेंड का जो कंसेप्ट लाया गया वो इसलिए लाया गया कि जो कंपनीज के अंदर सरप्लस प्रॉफिट्स होता है उस सरप्लस प्रॉफिट्स को कंपनी के शेयर होल्डर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल ना कर लें, लोन्स के रूप में उन प्रॉफिट्स को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करके उनका मिसयूज ना करें। इसीलिए डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट लाया गया, क्योंकि डीम्ड डिविडेंड के अंदर जो शेयर होल्डर्स जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है उनको यदि कोई एडवांस या लोन दिया जाता है तो उस अमाउंट को शेयर होल्डर्स के हाथ में डीम्ड डिविडेंड के बतौर टैक्सेबल किया जाता है। लेकिन क्योंकि डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट जो बेसिकली इसलिए लाया गया कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है, यदि वो अमाउंट गलत तरीके से या गलत मंशा से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तभी ये प्रोविजन लगना चाहिए। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर भी इशू किया कि यदि शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ट्रेड की वजह से की गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन से एडवांसेस को डीम्ड डिविडेंड में कवर किया जाना चाहिए और किनको नहीं किया जाना चाहिए, इसे विषय पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 13 फरवरी 2018 को डिसाइड किया गया। और इस केस का जजमेंट प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस द्वारका प्रसाद अग्रवाल के केस में आया। यह केस 471 आईटीआर पेज नंबर 432 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस के अंदर जो असेसी था जिसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड को टैक्सेबल किया गया, उस असेसी ने कंपनी को मॉर्गेज किया था अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के बाद कंपनी ने उस असेसी को लोन्स दिए थे। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये जो लोन असेसी को मिला है ये सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई की डेफिनेशन के मुताबिक एडवांसेस की डेफिनेशन में आता है और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने उसको डीम्ड डिविडेंड के बतौर टैक्स किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया, सीआईटी अपील ने असेसी को रिलीफ दिया और कॉन्सिक्वेंटली ट्रिब्यूनल ने भी असेसी को रिलीफ दिया। जब ये मैटर हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है जिसके हाथ में ये एडवांस रिसीव हुआ है उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के बाद उस कंपनी ने उसको लोन दिया। और जो प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उस परिस्थिति में ये देख करके ये लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई है ये एक ट्रेड ट्रांजैक्शन है जो कि एक कमर्शियल नेचर के में है। इसलिए यदि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो सर्कुलर है 19/2017 जो कि 12 जून 2017 को आया था, उसके मुताबिक भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ऑफिसर्स को ये गाइडलाइन दिया था कि जो ट्रांजैक्शंस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रेड एडवांसेस के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। इस केस में एक और छोटा सा इशू ये था कि असेसिंग ऑफिसर ने कुछ सन्डी क्रेडिटर्स का एडिशन किया था सिंपली क्योंकि उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई स्टेटमेंट्स दिया था। तो इस पर भी ऑलरेडी सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल अपनी ये फाइंडिंग दे चुके थे कि क्योंकि असेसी ने अपने क्रेडिटर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए सारी उनका आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब दे दिया है और असेसी ने अपना इनिशियल बर्डन डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में खाली कंपनी के डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस द्वारका प्रसाद अग्रवाल, और ये केस 471 आईटीआर पेज नंबर 430
2 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 13 फरवरी 2018 को आया और ये केस डीम्ड डिविडेंड और सेक्शन 68 को लेकर के है। थैंक यू फ्रेंड्स।